नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। और दोस्तों यहां पर आपने देखा होगा, पीछे आपको जिस शख्स की फोटो दिख रही है उनका नाम है किम जोंग उन, जो कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं। इनसे जुड़ी हुई जो भी न्यूज़ अखबारों में, सोशल मीडिया पे या न्यूज़ चैनल्स पर आती है, उनको बड़े इंटरेस्ट से डिस्कस किया जाता है। और अब यहाँ पर ये निकल कर आया है, हो सकता है ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इनकी जो बेटी है वो अब इनकी उत्तराधिकारी बने, यानी कि नॉर्थ कोरिया में अगली जो कमान है सरकार की या तानाशाही की, वो जा सकती है इनकी बेटी के हाथ में। और इससे जुड़ी क्या थियोरीज हैं, कैसे ये सारी चीजें हैं, इसको यहाँ पर हम जानेंगे। ठीक है, चलिए तो न्यूज को डिस्कस करते हैं। दरअसल जब भी आप किम जोंग उनकी फोटो देखते हैं तो आपको क्या चीज याद आती है? सबसे पहली बात, आपको नॉर्थ कोरिया याद आएगा। उसके बाद आपको न्यूक्लियर मिसाइल चलाने की धमकियां याद आएगी, अमेरिका को तबाह करने की धमकियां याद आएगी, साउथ कोरिया को जो धमकियां दी जाती है नॉर्थ कोरिया के द्वारा, वो आपको ध्यान आएंगी। इसके अलावा आपके दिमाग में एक ऐसे स्टेट की, एक ऐसे देश की छवि उभरेगी जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास एक न्यूक्लियर हथियार, एक न्यूक्लियर पावर है। और समझा जाता है कि भाई इनके पास जो न्यूक्लियर हथियार है वो सही सेफ हाथों में नहीं है, कभी भी इसका इस्तेमाल हो सकता है विश्व की शांति को भंग करने के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मंडे को ही इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का यहाँ पर टेस्ट किया गया है नॉर्थ कोरिया के द्वारा। और ये ऐसी मिसाइल है जो अमेरिका में कहीं पर भी जाकर वार कर सकती है। ठीक है, और हाल ही में अभी सोमवार को ही 4 दिन पहले यहाँ पर ये टेस्ट किया गया है। इसके अलावा कुछ ही महीनों पहले अगर देखें तो जापान की तरफ भी एक मिसाइल नॉर्थ कोरिया ने छोड़ दी थी, और जापान के अंदर भी यहाँ पर समस्या बन गई थी, कंफ्यूजन का माहौल बन गया था, हबड़ा दबड़ी यहाँ पर जापान में भी मच गई थी। पिछले साल भी यहाँ पर जापान की तरफ एक मिसाइल चलाई गई थी, जो समुद्र में हालांकि जाकर, समुद्र के पानी में जाकर गिरती है। अब अगर यहाँ पर बात करें, ये तो चीज़ें हमने देखी। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया की नज़दीकियाँ चाइना से काफ़ी ज़्यादा है, और चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वायलेशन करता है इंटरनेशनल लॉज का, इंटरनेशनल कानूनों का। साउथ चाइना सी के अंदर भी चाइना कई सारे आइलैंड्स पर क्लेम करता है और अपनी दावेदारी ठोकता है। नॉर्थ कोरिया चाइना के साथ आपको काफ़ी नज़दीक खड़ा होता नजर आता है, और चाइना के जो दावे हैं साउथ चाइना सी में, उनके समर्थन भी देता है। साथ में नॉर्थ कोरिया की जो इस समय इकोनॉमी जो चल रही है, उसमें जो फूड सप्लाई और बाकी जो सप्लाईज आती है, उसके लिए वो भारी मात्रा में चाइना पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि चाइना पर हैविली डिपेंडेंट है। और कल को चलकर अगर नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर हथियारों का गलत इस्तेमाल करता है, तो चाइना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको एक कार्ड की तरह इंटरनेशनल रिलेशंस में इस्तेमाल कर सकता है नॉर्थ कोरिया को। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि नॉर्थ कोरिया की आखिर लोकेशन वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है। अगर आप देखेंगे तो चाइना से, अगर चाइना के इस ईस्टर्न पार्ट में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कोरियन पेनिनसुला दिखेगा, यहाँ पर आपको नॉर्थ कोरिया दिखेगा। नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चाइना से भी लगती है और रशिया से भी लगती है। इन बॉर्डर्स को ध्यान रखेंगे, क्योंकि लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने इसी बॉर्डर से जुड़ा हुआ आपको दिया है, वो आपको सॉल्व करना होगा। दरअसल दो नदियां यहाँ पर बहती हैं। एक नदी जो है रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में बॉर्डर है, दूसरी नदी चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच में बॉर्डर है। बहुत सारे नॉर्थ कोरियन लोग बचने के लिए, अपनी सरकार से बचने के लिए भाग कर, नदी क्रॉस कर कर, जान का जोखिम लेकर यहाँ से ट्रैवल करते हुए गोबी डेजर्ट से मंगोलिया में पहुंचते हैं, और फिर अपने आप को इस देश से बचाते हैं। वरना अगर बीच में पकड़े गए बीजिंग में या चाइना में कहीं पे भी, तो चाइना वापस डिपोर्ट कर देता है, और फिर नॉर्थ कोरिया में उनको क्या, उनके पूरे परिवार को सजाएं दी जाती है। अगर पास से देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और ये साउथ कोरिया, ये पूरा कोरियन पेनिनसुला है। और जो इनके बीच में बॉर्डर है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे 38th पैरेलल, यानी कि हमारा जो लैटिट्यूड है धरती का, उसकी 38 डिग्री पैरेलल जिसको बोलते हैं, 38 पैरेलल जो जाती है वो बॉर्डर का काम करती है नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में। अब ये दो देश कैसे एग्जिस्टेंस में आए ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर सक्सेसर कौन होगा ये भी देखेंगे। नॉर्थ कोरिया दरअसल 1910 से 45 के बीच में जापान की एक कॉलोनी हुआ करता था, कॉलोनी। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्योंकि जापान हार जाता है, तो फिर नॉर्थ कोरिया पर अब यहाँ पर जो ताकतें जीत गई हैं, जैसे कि अलाइड पावर्स,
जिनमें आपको मिलेंगे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूएस, उनके हाथ में चला जाता है। फाइनली होता क्या है, कोरियन पेनिनसुला के ऊपर यूएसएसआर जो कि एक कम्युनिस्ट देश होता है ये अटैक कर देता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि 1945 के बाद पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर का ज़माना चालू हो जाता है और एक तरफ यूएसएसआर अपने इकोनॉमिक मॉडल यानी कि कम्युनिज्म को फैलाने की कोशिश करता है, अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मॉडल, वहीं पे यूएसए अपने कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है। तो इसीलिए यूएसएसआर क्या करता है, अटैक करके नॉर्दर्न पार्ट जो है कोरियन पेनिनसुला का, इसको कब्जा लेता है। और जहां पर नॉर्दर्न पार्ट को कब्जा लिया, अब यहां पर कम्युनिस्ट सरकार आपको देखने को मिलेगी। सदर्न पार्ट जो है, साउथ का पार्ट, वो अमेरिका के कब्जे में चला जाता है, अमेरिका प्रोटेक्शन के लिए वहां पर आता है। इसलिए आप देखेंगे साउथ कोरिया में आज भी आपको अमेरिकन कल्चर मिलेगा, जबकि नॉर्थ कोरिया जो कि एक कम्युनिस्ट देश है उसके संबंध आपको रशिया और चाइना से काफ़ी बेहतर मिलेंगे, इसलिए वो एक कम्युनिस्ट देश भी मिलेगा। और सिर्फ कम्युनिस्ट देश ही नहीं है नॉर्थ कोरिया, बल्कि वहाँ पर कम्युनिज्म के साथ साथ हेरिडिटरी यानी कि तानाशाही भी है। ठीक है, जो एक तानाशाह है उसका ही बेटा वहाँ पे उसका ही जो उत्तराधिकारी है, उन्हीं की जो संतान है वही आगे पावर संभालती है। ठीक है, और 38th पैरेलल जो है, बाद में इसको डिसाइड कर दिया गया कि ये क्या बनेगी, बॉर्डर बनेगी नॉर्थ और साउथ कोरिया में। 1953 में कोरियन आर्मिस्टिस अग्रीमेंट होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे, ये युद्ध विराम का अग्रीमेंट होता है 1953 में। ये युद्ध विराम है, ना कि ये शांति समझौता है, ये कोई शांति समझौता नहीं है, ये आर्मिस्टिस है, युद्ध विराम है। यानी कि अगर टेक्निकली देखें तो आज भी नॉर्थ और साउथ कोरिया आज भी युद्ध की स्थिति में है, आज भी ये वॉर पर है। ठीक है, तो इसीलिए नॉर्थ कोरिया को एक बड़ा ही ऐसा देश माना जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है और वर्ल्ड पीस के लिए थोड़ा खतरा माना जाता है। अब जब ये सारी बातें हैं, अगर एक तानाशाह का राज किसी देश में चल रहा है, तो अगर वहां पर उस तानाशाह का साम्राज्य अगर खत्म होगा और रिस्पॉन्सिबल सरकार कोई वहां पर आएगी, कोई डेमोक्रेसी अगर लानी है या फिर कुछ भी आएगा, वहां पर सरकार कैसे बदलती है ये डिपेंड करता है तानाशाह के बाद वहां पे उत्तराधिकारी कौन होगा। और इसके कई अजम्पशंस और कई अंदाजे समय समय पर लगाए जाते रहते हैं कि आखिरकार नॉर्थ कोरिया के बाद कौन वहां पर गद्दी को संभालेगा। तो ऐसे में एक बार यहाँ पर 2020 की बात है, जब बताया जा रहा था कि किम जोंग उन जो है उनकी तबीयत जो है ज़्यादा अच्छी नहीं है और हो सकता है कभी भी वो चल बसें। तो ऐसे में बताया जा रहा था कि उनकी बहन जो है किम यो जोंग जो है, ये नेक्स्ट जो है उत्तराधिकारी बन सकती है, नेक्स्ट जो है तानाशाह नॉर्थ कोरिया की बन सकती है और किम जोंग उनकी सक्सेसर बन सकती है। आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी बहन, जिनका 2020 में अंदाजे लगाए जा रहे थे कि ये अगली नॉर्थ कोरिया की तानाशाह बन सकती है, लेकिन अब दरअसल कुछ अलग से अंदाजे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और जो ज़्यादा क्रेडिबल अंदाजे हैं, जिनको ज़्यादा विश्वसनीयता के साथ यहाँ पर सामने रखा जा रहा है, वो ये कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी बेटी है, 10 साल की हैं अभी 10 साल की हैं, और हो सकता है अगली जो तानाशाह हो, अगला जो इनका सक्सेसर हो किम जोंग उन का, वो इनकी बेटी हो। और ये कुछ कारणों से ये चीज़ भी खास है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि भाई किम जोंग उन जो है, सबसे पहले देखा गया कि एक मिसाइल इवेंट हुआ था 2022 में, नवंबर 2022 में मिसाइल इवेंट में किम जोंग उन पहली बार अपनी बेटी को इस तरह से एक किसी इवेंट में पब्लिकली लेकर आते हैं, इसके बड़े मायने निकाले गए। उसके बाद 2022 नवंबर के बाद 2023 में 3 से 4 टोटल 5 इवेंट अगर देखें, उनमें किम जोंग उन अपनी बेटी जो कि 10 साल की हैं, इनको कई इवेंट्स में लेकर आए हैं। अब यहाँ से कई अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि भाई हो सकता है ये अगली सक्सेसर हो। पहले इन अंदाजों पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा था, ज़्यादा गौर नहीं किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया में कन्फ्यूशियस वैल्यू सिस्टम की अगर माने, कन्फ्यूशियन दरअसल 7वीं से 8वीं शताब्दी में आपको चाइना के एक फिलोसोफर मिलेंगे, वहाँ की कुछ वैल्यूज आपको नॉर्थ कोरिया में फॉलो होती ही मिलेंगी। कन्फ्यूशियन वैल्यू सिस्टम को अगर माने तो नॉर्थ कोरिया में ये माना जाता है कि एक महिला से वहाँ की मिलिट्री कमांड नहीं लेगी, महिलाएं जो है वो मिलिट्री को रूल नहीं करेंगी, देश को रूल नहीं कर सकती, तो महिलाएं जो है वो रूल नहीं करेंगी। इन सब बातों को मानकर, ध्यान में रखते हुए, इन सब विश्वासों की वजह से ये माना गया था पहले कि भाई जो किम जोंग उनकी जो बेटी है 10 साल की, हो सकता है ये यहाँ पर अगली सक्सेसर ना हो। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा गौर नहीं किया गया था। लेकिन
अब ऐसी क्या बातें हैं, कौन सी ऐसी चीजें निकल कर आई हैं जिससे इनकी जो 10 साल की बेटी है वो अगली सक्सेसर हो सकती है, ऐसा सोचा गया है। दरअसल अब नई ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से अगर देखें तो अब जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं वहां से कुछ बातें सामने आ रही हैं, जैसे कि साउथ कोरिया के जो मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि भाई यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं जिस हिसाब से अपनी बेटी को जल्दी जल्दी कई सारे पब्लिक इवेंट्स में लेकर जाते हैं, ठीक है, वो लगता है कि इमेज बनाना चाहते हैं और बहुत जल्दी में है कि भाई उनका कोई सक्सेसर अब फिक्स कर दिया जाए, अगला कौन लीडर होगा ये फिक्स कर दिया जाए। दूसरा, यहाँ पर सेम इंफॉर्मेशन को यहाँ पर ऑथेंटिकेट करते हैं जो इंटेलिजेंस है साउथ कोरिया की, वो भी सेम बात ये कहती है कि हो सकता है इनकी जो 10 साल की बेटी हैं इनको अब प्रिपेयर करा जा रहा है कमान संभालने के लिए आने वाले समय में। अब अगर यहाँ पर देखें मीडिया किस तरह की बातें कर रही है नॉर्थ कोरिया में, उसको भी यहाँ पर एक एविडेंस के रूप में बताया गया है कि दरअसल नॉर्थ कोरिया की मीडिया मॉर्निंग स्टार कहकर संबोधित करती है किम जू ए को, किम जू ए जो कि किम जोंग उन की बेटी है 10 साल की, ठीक है, इनको मॉर्निंग स्टार के नाम से पॉपुलराइज किया जा रहा है नॉर्थ कोरिया में, पूरे देश में, सोसाइटी में। और दरअसल ये जो नाम है ये नाम इस्तेमाल होता था पहले किनके लिए, जो कि फाउंडिंग फादर हैं नॉर्थ कोरिया के संस्थापक जो हैं उनका नाम है किम इल सुंग, ठीक है, किम इल सुंग ने नॉर्थ कोरिया की स्थापना की थी, यानी कि किम जोंग उनके दादाजी हैं, ये इनके बेटे थे इनके बेटे जो थे वो थे किम जोंग इल, ठीक है, इनके बेटे थे किम जोंग इल और इनके बेटे हैं किम जोंग उन, ठीक है। तो किम इल सुंग जो कि ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि परदादा थे, 10 साल की जो बेटी है इनकी, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि किम जोंग उनके दादाजी, पहले इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ कोरिया कहा जाता था और इसी नाम से अब बुलाया जा रहा है, पॉपुलराइज किया जा रहा है मीडिया में, किसको, इनकी 10 साल की बेटी किम जू ए को, ठीक है, किम जू ए को। दरअसल बताया जाता है कि भाई 39 साल के हैं किम जोंग उन और इनके पिताजी की जब मृत्यु हुई थी 2011 में, ठीक है, 2011 में इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, ठीक है, किम जोंग इल की, इनके पिताजी की 2011 में मृत्यु हुई थी। और ये जो मृत्यु हुई थी इनकी कई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से होने वाली जो डिजीज थी, जैसे ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, उसके अलावा शुगर वगैरह, इन सब से इनकी मृत्यु हुई थी। किम जोंग उनका भी लाइफस्टाइल कोई हेल्दी नहीं बताया जाता, ये भी काफ़ी आप देखेंगे तो ओबिसिटी इनमें भी काफ़ी ज़्यादा दिखती है, कई बार खबरें आती हैं कि किम जोंग उन जो है हेल्दी उतने नहीं हैं। तो ऐसे में यहाँ पर अभी से ये फिक्स कर देना चाहते हैं कि भाई अगला जो उत्तराधिकारी होगा, जो कमान जाएगी लीडरशिप की, वो किसके हाथ में जाएगी, ताकि स्मूथ पावर जो है वो ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, पावर बड़ी स्मूथली ट्रांसफर हो जाए। तो ये सारी बातें जो है इसके हिसाब से अंदाजे लगाए जा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि भाई वहाँ की सोसाइटी हो सकता है फिट ना हो कि वो किसी महिला को एक लीडर के रूप में एक्सेप्ट कर पाए, क्योंकि इतने सालों से हमेशा उन्होंने एक पुरुष को ही लीडर देखा है। बट लेकिन यहाँ पर ये बात की जाती है कि क्योंकि नॉर्थ कोरिया में प्रोपेगेंडा बहुत स्ट्रांग है, अभी से ही एक 10 साल की बच्ची जो है उसको प्रोपेगेंडा के तहत पॉपुलराइज किया जा रहा है और वहाँ पर सोसाइटी में इस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा सकता है कि लोग बड़ी आसानी से एक्सेप्ट करने लग जाएंगे कुछ टाइम बाद कि हाँ भाई ये हमारी एक ऐसी लीडर हो सकती हैं जो कि लीडरशिप का भी काम कर सकती हैं और घर में एक स्ट्रांग मदर का भी काम कर सकती हैं। तो इस तरह की उनकी इमेज की, उनकी छवि को आइडियलाइज सोसाइटी में करवाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऑल्टरनेटिव थ्योरीज आपको देखने को मिलेंगी, कुछ ऑल्टरनेटिव थ्योरीज जैसे कि अभी अंदाजे ही हैं, ऑल्टरनेटिव थ्योरी भी कह सकते हैं कि भाई ये किम जोंग उन अपने साथ छोटी बच्ची को लेकर इसलिए जाते हैं मिसाइल वगैरह के इवेंट्स में, ताकि उनकी जो है एक सॉफ्ट इमेज लोगों में बने, ताकि और ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी बने, ठीक है। उसके अलावा अपनी 4th जनरेशन को दिखाकर अपनी जो वंशावली है उसको ग्लोरीफाई करना भी एक कारण हो सकता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं इसके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि हवा में अंदाजे लगाए जा रहे हैं, कई क्रेडिबल सोर्सेज हैं और खास तौर पर मीडिया में जो प्रोपेगेंडा है मॉर्निंग स्टार का, इसको आधार बनाया जा रहा है। दोस्तों ये टॉपिक हमारे जीएस पेपर 2 से लिंक्ड है, इंटरनेशनल रिलेशन से। क्यों? क्योंकि भाई इंडो पैसिफिक में चाइना जो है यहाँ पर दावा ठोकता है और इंटरनेशनल कानूनों का पालन नहीं करता, और ऐसे में एक ऐसा देश जहाँ पर तानाशाही है,
वो चाइना के साथ खड़ा हुआ नजर आता है, अमेरिका को धमकी देता है। तो ऐसे में हमें ज़रूरत है कि ये जो टॉपिक है आप देख सकते हैं, आप इसको पूरे ओवरऑल पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं कि भाई इंडो पैसिफिक में कोई ऐसी शक्ति के पास न्यूक्लियर पावर ना जाए जो कि इररिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो 2014 में मेंस में PYQ में साउथ चाइना सी के ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा 2018 में भी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको बता दूं, कोई भी ऐसा ग्रुप जो न्यूक्लियर पावर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, न्यूक्लियर हथियारों से जुड़ा हुआ कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जिसका नॉर्थ कोरिया पार्ट हो। तो नॉर्थ कोरिया ने, जबकि नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर है, उसने किसी भी तरह की ट्रीटी, इंटरनेशनल ट्रीटी जो कि न्यूक्लियर हथियारों से जुड़ी हो, उसको साइन नहीं किया है। इसलिए हम कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया पर भरोसा करना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर स्पेशल क्लासेस में आपको मेरे साथ यहाँ पर क्रैश कोर्स करना है एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री का, साथ में मॉडर्न हिस्ट्री को भी हम पढ़ेंगे, तो क्रैश कोर्स की फॉर्म में 2024 की तैयारी करने वाले सभी दोस्त अगर हिस्ट्री अच्छे से नहीं कर पाए हैं तो क्रैश कोर्स की फॉर्म में आप मेरे साथ हिस्ट्री यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कंप्लीट हिस्ट्री हम कर रहे हैं 2024 के लिए। क्लासेस कब तक होती हैं? क्लासेस शाम को 6 बजे होती हैं अनअकैडमी की ऐप पर। यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई सा भी कोर्स खरीदना हो अनअकैडमी पर तो कोड लगाएंगे SMK लाइव। उसके अलावा यहाँ पर 50% डिस्काउंट चल रहा है, साथ में 1 साल की आपको एक्सटेंडेड पीरियड मिलता है आपके कोर्सेज पर। यहाँ पर अगर आपको ये अवेल करनी है सर्विस तो 2024 और 25 के लिए तो कोड लगाना होगा SMK लाइव। उसके अलावा 2025 की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के लिए फाउंडेशन बैच आ चुका है। 0 से तैयारी होगी, GS और CSET सब कुछ कराया जाएगा, सारे टॉप एजुकेटर्स आपको तैयारी कराएंगे। कोड लगाना होगा SMK लाइव। उसके अलावा यहाँ पर लक्ष्य बैच जो कि हिंदी मीडियम के दोस्तों के लिए है। अगर आप 0 से तैयारी करना चाहते हैं, फाउंडेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, प्री और मेंस की तैयारी कर सकते हैं, साथ में 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी मिलती है। कोड बस लगाना होगा SMK लाइव। उसके अलावा आपकी जानकारी में कोई भी दोस्त अगर 2023 का इंटरव्यू दे रहा है यूपीएससी का, तो उनको बता सकते हैं अनअकैडमी फ्री में अब आपको मॉक इंटरव्यू करवाएगा, गाइडेंस देगा। रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स आपको यहाँ पर गाइड करेंगे। पॉसिबल क्वेश्चन आपके फॉर्म से क्या क्या बन सकते हैं सब आपको बताएंगे। कोड बस लगाना होगा SMK लाइव। याद रखेंगे मॉक इंटरव्यू बिल्कुल फ्री आपको देखने को मिलेंगे। जाने से पहले एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में 100% कभी भी पूछा जा सकता है, एनी टाइम। अफ्रीका की नदियां ही नहीं पूछता रहेगा हमेशा, थोड़ा सा चाइना की तरफ भी बढ़ सकता है। कहता है विच रिवर सेपरेट्स द चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, ठीक है, एंड नॉर्थ कोरिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। टूमन रिवर जो है ये बॉर्डर का काम करती है नॉर्थ कोरिया एंड रशिया के बीच में। इन तीनों में से बताएंगे कौन सी नदी है जो कि चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच में बॉर्डर का काम करती है, जिसको नॉर्थ कोरियंस क्रॉस करके जाते हैं अपनी जान का खतरा लेकर और फिर वहां पर क्रॉस करते हैं नॉर्थ कोरिया को, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देते रहेंगे। आपके जवाब हम चेक करते हैं। तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।